Hello everyone, welcome to my YouTube channel on Agri Guidance। दोस्तों मेरा जो है क्लास 12 के कृषि विज्ञान के प्रथम अध्याय के चार वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं और ये जो मेरा लेक्चर है ये क्लास 12 एग्रीकल्चर के प्रथम अध्याय के इकाई 1 का ये मेरा 5वां लेक्चर है। यदि आप उन चारों लेक्चरों को नहीं देखे हैं, उन चारों वीडियो को नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और सभी वीडियोज को बारी बारी से देखें और एक करके उसको सीक्वेंस वाइज में उसको नोट करें। और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उसको नोट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी आप शॉर्टकट अपनाइएगा तो शॉर्टकट जो है कभी सफलता का मार्ग नहीं होता है। इसीलिए नोट करने की कोशिश कीजिए जो भी आप वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी वीडियो आप देखें, मेरा देख रहे हो या किसी और का देख रहे हो, तो उसको आप अपने बुक में, अपने कॉपी में नोट करने की हमेशा जो है कोशिश करें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को नोट कर रहे होते हैं तो उसका बहुत सारे आपका सेंसरी ऑर्गन काम कर रहा होता है। जैसे कि आप मेरा ये यूट्यूब लेक्चर देख रहे हैं तो आपका आँख काम कर रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद मेरा लेक्चर आप सुन रहे होंगे तो आपका कान जो सेंसरी ऑर्गन है वो भी काम कर रहा होगा। उसके बाद जब आप लिखेंगे तो आपका जो बॉडी है वो भी काम करेगा और उसके साथ साथ आपका मस्तिष्क भी काम करेगा। और जब ये तीनों चारों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपको जो चीज़ भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। और ऐसा नहीं कि इधर वीडियो देख रहे हैं तो इधर खाना खा रहे हैं तो इधर मम्मी बुला रही है, तो इस तरीका से आपको वीडियो नहीं देखना है। आप जब भी वीडियो को देखें तो ध्यान से देखें और अपना पेन और नोटबुक लेकर के बैठें। तो आज ये हमारा 5वां लेक्चर है कृषि विज्ञान के प्रथम अध्याय का। तो इसमें देखेंगे कि हम लोग कृषि क्रॉप का क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि फसलों को उसके स्पेसिफिक यूज के आधार पर, यानी कि फसलों का वर्गीकरण जो उसके विशेष उपयोग के आधार पर किया गया है इसमें। जैसे कि इसमें देखेंगे नकदी फसल का एग्जांपल जो है आपको बहुत बार पूछा गया होगा, क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे और आपको आगे बहुत बेसिक MSc तक पढ़ना है आपको। तो नकदी फसल क्या होते हैं, उसके बाद सुरक्षा फसल क्या है, कीटाकर्षक फसलें क्या है, ये सभी फसलों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग नकदी फसल से। तो नकदी फसल क्या होते हैं? नकदी फसल को बोलते हैं कैश क्रॉप या कॉमर्शियल क्रॉप। तो नकदी फसल क्या होते हैं? मतलब वैसी फसलें जिसे बेच करके नगद मतलब यानी कि तुरंत, वैसी फसल जिसे बेच करके हम तुरंत पैसा कमा सके, तुरंत मनी अर्न कर सके, तो उस प्रकार की फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं? नकदी फसल बोलते हैं। यानी कि जिसे तुरंत बेच करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? नकदी फसल। नकदी फसल में हमारे कौन कौन आता है? जैसे कि आलू हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, मिर्च हो गया इत्यादि, ये सारी क्या हमारी नकदी फसलें। और नकदी फसलें में मेन रूप से आप ये सब आदर से, जैसे कपास है, तंबाकू है, ये गन्ना हो गया, ये सब जो है अधिकतर बार आपसे पूछा ही जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल का उदाहरण है। तो ये सब आप याद रखिए कि कौन कौन सा जो है नकदी फसल है। इनको जो है हम क्या करते हैं कि हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि खेत से काटने के बाद इनको तुरंत बेच दिया जाता है इंडस्ट्री में और वो लेकर के जाते हैं और हमें तुरंत पैसा मिल जाता है। उसके बाद है हमारा अगला क्लासिफिकेशन है अंतर्वर्ती फसलें। अंतर्वर्ती फसलें को हम लोग क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप बोलते हैं। अंतर्वर्ती फसलें में कैच क्रॉप। अब देखो कैच क्रॉप क्या होता है कि मान लिया जाए कि कुछ ऐसी फसलें हैं कि मेन क्रॉप सामने लगा और क्या होगा, किसी कारणवश हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गया हो या फिर बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रहा हो या बहुत ज़्यादा पथरीला बारिश हो गया हो, तो उससे क्या होता है कि हमारा फसल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। और फसल बर्बाद होने के बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए, 1 महीना 1.5 महीना के लिए हमारा जो होता है खेत जो होता है परती रह जाता है। और परती रह जाने के बाद क्या होता है उनमें बहुत सारे घास वगैरह उग जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो खेत जो है परती ना रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो जल्दी उगने वाला फसल होता है, जो जल्दी से
तैयार होने वाला फसल होता है उस फसल को हम उस टाइम में लगा देते हैं। और फिर जो होता है जब हमारा अगला फसल लेना होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि अगला फसल आराम से ले लेते हैं। यानी कि अगले फसल को पकड़ने के लिए अगली फसल जो हमारी होगी, एक फसल मान लीजिए हमारा बर्बाद हो गया तो अगला फसल लगाएंगे तो उस बीच में हमारा जो है खेत परती ना रहे और हमारा अगला जो फसल होगा उसे भी हम आसानी से पकड़ लें। तो इस प्रकार से जब फसलों को लगाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कैच क्रॉप बोलते हैं या अंतर्वर्ती फसल बोलते हैं। तो अंतर्वर्ती फसल में कौन कौन से आते हैं? अंतर्वर्ती फसलें मुख्य रूप से वैसी फसलें आएंगी जो जल्दी से ग्रो कर जाती हो, जो जल्दी से डेवलप करती हो। तो इसमें क्या क्या है देखिएगा, मूंग है, उड़द है, तोरी है इत्यादि, ये सब जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, जल्दी से डेवलप कर जाते हैं। तो इन फसलों को लगाया जाता है कैच क्रॉप के रूप में। और इसे एग्जाम्पल आपको पूछे जाए कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा कैच क्रॉप है, तो जो जल्दी होने वाली फसल होते हैं वो कैच क्रॉप में उसको लगाया जाता है। उसके बाद हम चलेंगे सुरक्षा सीमा रोधी फसलें। सुरक्षा रोधी फसलें या सीमा रोधी फसलें जो भी बोलिए, तो इसमें क्या होता है कि वैसी फसलें जो मुख्य फसलों के चारों ओर लगाते हैं। मुख्य फसल हम बीच में लगा दिए, मान लेते हैं कि ये हमारा खेत है और इसके बीच में हमारा ये फसल लगा हुआ है। तो कोई भी जानवर आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो इसके साइड में फसल लगे हुए हैं सबसे पहले उसको खाएगा और वहां से खा के फिर क्या होगा, वो लौट जाएगा। और भी जो भी कीट वगैरह रहे वो सारा का सारा जो भी यही सब जो चारों ओर फसल लगा हुआ रहेगा, कीट जो भी उसी पे आक्रमण करेंगे, उसी का पत्ती वगैरह खाएंगे, डिजीज वगैरह जो भी पहुंचाएंगे उसी को। लेकिन बीच वाला जो हमारा फसल रहेगा वो क्या रहेगा, एकदम से सिक्योर रहेगा और सुरक्षित रहेगा। किसी प्रकार का कोई बच्चा आता है तो वो भी क्या करेगा कि देखेगा तो अरे ये तो साइड में दूसरा क्रॉप लगा हुआ है, कुछ नहीं होगा बीच में। तो इस प्रकार से हमारा फसल जो होता है सुरक्षित रह जाता है। कोई जानवर आ गया हो तो इस प्रकार से भी क्या होता है, हमारा सुरक्षित रह जाता है। तो इस प्रकार के हम लोग क्या बोलते हैं, सीमा रोधी फसलें या सुरक्षा फसलें, यानी कि फसलों की सुरक्षा करती है। तो इसमें कौन सा है, कुसुम या सनफ्लावर। सनफ्लावर अलग है और सनफ्लावर अलग है। तो ये कुसुम जो होती है प्राय कैसे होती है, कांटेदार होते हैं। इसके फ्लावर्स में जो होते हैं कांटे लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि यदि चारों साइड में हम लगा देंगे खेत में सनफ्लावर, तो कोई जानवर भी आएगा खाने के लिए तो कांटा वाला तो खाएगा नहीं, तो फिर वो क्या होगा कि वो वहां से चला जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो बाहर फसल लगी हुई होती है उनसे हमारा क्या हो जाता है कि मुख्य जो हमारा मेन क्रॉप होता है उसकी रक्षा हो जाता है और हमें कम से कम हानि होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं कीट आकर्षक फसलें। कीट आकर्षक फसलें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है कि 1-2 क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद इसमें क्या है, मुख्य रूप से कीट आकर्षक फसलें। तो कीट आकर्षक फसलें वैसी फसलें होती हैं जिन पर कीट जल्दी से आक्रमण कर देते हैं, यानी कि आक्रमण करने का मतलब वैसी फसलें जिसपे जल्दी से कीट लग जाते हैं, बहुत सारे लाही वगैरह आ जाते हैं। तो वैसी फसलें जिन पे जल्दी से कीट लग जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीट आकर्षक फसलें। मान लीजिए कि हमारा बीच में मेन क्रॉप लगा हुआ है, तो मेन क्रॉप के चारों ओर किसी प्रकार का कीट नहीं लगा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा कि जो भी कीट आएंगे हमारा मेन क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके साइड में क्या करते हैं कि हम लोग कीट आकर्षक फसल को लगाते हैं, या इसको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप्स को लगाते हैं। यानी ट्रैप मतलब फंसाना, यानी को क्या करते हैं, कीटों को फंसा लेते हैं। तो यदि हम क्या करेंगे कि यदि हम चारों साइड में लगा दिए तो क्या होगा, जो भी कीट आएंगे तो सबसे पहले किस पे जाएंगे, जो कीट आकर्षक फसलें होंगे, यानी कि जो उनको अच्छा लगेगी या जो खाने में आसानी होगा, तो क्या होगा कि कीट उन्हीं पौधों को खाएंगे, उन्हीं के पत्तियों को खाएंगे और वहां से फिर वो लौट जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि जो भी फसल बर्बाद होने वाला होता है वो बर्बाद होने से बच जाता है। उसके बाद है हमारा कि कौन कौन सा वो फसल है और कौन कौन सा हम लोग क्या करते हैं
कि क्रॉप उसके चारों साइड में लगाते हैं ताकि हमारा फसल जो है बर्बाद होने से बच जाए। और किस प्रकार के कीट के लिए करते हैं ये आपको इसमें दिया हुआ है और बहुत ही इस टेबल में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 1 नंबर में हमारा है यहाँ लिखा हुआ फसल कि वो कौन सा फसल है जो ये जो है हमारा मेन क्रॉप होगा और ये जो है इसको जो है हम चारों साइड में लगाएंगे और यही हमारा क्या होगा इस फसल की सुरक्षा इस फसल के द्वारा की जाएगी। ये बीच में रहेगा, ये चारों ओर रहेगा और ये जो है आने वाला कीट है, जो भी कीट आएंगे वो क्या करेंगे कि इसको खाएंगे या फिर इसको यानी कि खाने वाला नहीं होगा तो ये यहीं से लौट जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो होता है ये सारे के सारे कीट आकर्षक फसलें होती हैं और ये कीट जो होता है इसमें फंस कर रह जाती है और इसे या फिर इसे खा करके यहाँ से चली जाती है। तो जैसे कि तंबाकू, तो तंबाकू के चारों ओर तंबाकू भी एक सोलेनेसी फैमिली का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम है सोलेनम टोबैकम। तो ये तंबाकू है, तो तंबाकू के आगे हम लोग क्या करेंगे कि सोलेनेसी फैमिली का पौधा जैसे कि मिर्च हो गया तो इसके तंबाकू के चारों साइड में जो हम लगा देंगे मिर्च वाला पौधा तो क्या होगा जितने भी कीट पतंग होंगे वो सारा इसमें फंस करके रह जाएंगे। उसके बाद ये तंबाकू के चारों ओर पौधा लगाएंगे तो सोलेनेसी और ये किस कीट को जो फंसाता है सोलेनेसी पौधा तो ओरवंकी एक प्रकार का कीट है जो किस पे हमला करता है तंबाकू फसल पे हमला करता है, इसीलिए इसके चारों ओर सोलेनेसी पौधा लगाया जाता है। उसी प्रकार से टमाटर या फूलगोभी, इसमें सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको जो पूछे जाने वाला है वो है कि डायमंड बैक मोथ। डायमंड बैक मोथ डिजीज जो है किस फसल में लगता है वो अधिकतर बार आपको पूछे जाते हैं। अधिकतर बार ये क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं कि डायमंड बताइए कि डायमंड बैक मोथ कीट जो है किस फसल में लगते हैं। तो डायमंड बैक मोथ जो है किस फसल में लगते हैं तो टमाटर और फूलगोभी में लगते हैं। तो इन कीटों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बगल में साइड में टमाटर हो या फूलगोभी हो उसके साइड में हम लोग लाल गेंदा फूल लगाते हैं ताकि जो हमारा डायमंड बैक मोथ है उससे हमारे मुख्य फसल को किसी प्रकार की हानि नहीं हो। उसके बाद हमारा है कपास। तो कपास है मेरा मुख्य फसल है और इसके चारों ओर हम क्या लगाते हैं, इसके चारों ओर लगा देते हैं हम भिंडी। इसके चारों ओर भिंडी लगा देते हैं तो ये क्या करता है कि जो कॉटन रेड बग भी एक प्रकार का जो है कीट है। इसमें तीनों जो हम ये लिखे हुए सारा का सारा क्या और बल्कि डायमंड बैक मोथ और ये कॉटन रेड बग ये सारा का सारा क्या है कीट है। तो कपास में कॉटन रेड बग एक बहुत ही खतरनाक जो है कीट है। इसके द्वारा क्या होता है कि बहुत सारी कपास की फसलों की हानि होती है। तो इससे बचने के लिए इस हानि से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके साइड में भिंडी लगाते हैं जिसके कारण जो क्या होता है कि हमारा मुख्य फसल जो है कपास को सुरक्षित रहता है। उसके बाद हम आगे हम लोग देखेंगे। अब हम देखेंगे 5वां नंबर आवरण फसलें। आवरण फसलें को हम लोग बोलते हैं कवर क्रॉप। तो ये आवरण फसलें क्या होती है कवर क्रॉप्स क्या होते हैं। कवर मतलब ऐसे ही पता चल रहा है कि किसी चीज को कवर कर लेना। कवर कर लेना मीन्स ढक लेना किसी चीज को। तो कवर क्रॉप्स किसी चीज को ढक लेना। तो वैसी फसलें जो क्या होती है कि बहुत ही तेजी से फैलती है और भूमि को पूरी तरीके से क्या करती है कि ढक लेती है। तो वैसे फसलें जो तेजी से फैलती है और पूरी भूमि को ढक लेती है तो उस प्रकार की फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं कवर क्रॉप्स बोलते हैं या फिर आवरण फसल बोलते हैं। आवरण मतलब किसी पे आवरण बना देना, मतलब किसी को ढक देना। और इन क्रॉप्स को लगाने का मुख्य ये हमारा उद्देश्य क्या होता है तो मृदा क्षरण को रोकना। मृदा क्षरण को रोकना, मिट्टी में जल धारण की क्षमता को बढ़ाना, उसके बाद मिट्टी में नमी को बनाए रखना, ये इन क्रॉप्स का लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे कि आप जिधर चले जाइएगा जिधर बहुत कम वर्षा होती है तो उधर क्या होता है बहुत तेजी से हवाएं चलती है। तो क्या होता है जब बहुत तेजी से हवाएं चलती है तो जो अभी हमारा क्या होता है कि मृदा का ऊपरी परत जो जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट रहता है वो क्या होता है कि उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कवर क्रॉप का यूज करते हैं।
उससे क्या होता है कि मिट्टी में जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है कि मिट्टी अधिक पानी को एब्जॉर्ब करने में, अधिक पानी को सोखने में कैपेबल हो जाती है, उपयोग हो जाती है, जिससे हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा जल स्तर है भूमिगत जल का वो भी बढ़ता है। जैसे तो उसमें कौन कौन से क्रॉप है देखेंगे उदाहरण के रूप में, जैसे कि लोबिया है, सोयाबीन है, मूंगफली है, पैरा घास है, उड़द है इत्यादि, और भी बहुत सारे ऐसे घास हैं जो कि क्या करते हैं भूमि पे बहुत ज्यादा तेजी से फैल जाते हैं और मृदा अपरदन से बचाते हैं। जैसे कि इसमें है सोयाबीन का जब फसल देखिएगा तो लगेगा कैसे घास जैसा दिखेगा, लेकिन ये क्या होता है कि पूरा ये जब आप लगाइएगा खेत में तो ये पूरा खेत को ढक लेता है, पूरा खेत को कवर कर लेता है। पैरा घास हो गया, तो ये सारा जो है इसमें पैरा घास याद रखिएगा। उसके बाद जो है ये सोयाबीन है, ये दो कम से कम याद रखिएगा। उसके मूंगफली है, पैरा घास है, सोयाबीन है, ये सब मुख्य रूप से किसके लिए लगाया जाता है तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए। उसके बाद है हमारा ऊर्जा फसलें जिनसे तरल ऊर्जा प्राप्त होती है। अब तरल ऊर्जा का मतलब क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। तो ऐसी फसलें जिनसे हमें तरल ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा वाली फसलें होती है। तो ये फसलें को फसल जो होता है इसको क्या करते हैं कि इस फसल को फर्मेंट करके फर्मेंटेशन करा करके किण्वन करा करके, तो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है इसे अल्कोहल में बदल दिया जाता है, एथेनॉल में बदल दिया जाता है। और इस एथेनॉल जो बनता है, एसिड जो बनता है, उसका हम लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल के साथ मिला करके ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो ईंधन कैसा होता है, तरल लिक्विड ही होता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं तरल ऊर्जा कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हमारा जल्दी से इतना तेजी से जो हमारा पेट्रोल जो है खत्म हो रहा है, इसके चलते बहुत सारे अभी दाम भी बढ़े हुए हैं, तो उसकी बचत आसानी से की जा सकती है। इसके लिए बहुत ही जोर शोर से प्रयास भी चल रहा है कि जो है डीजल बनाया जाए, बायोफ्यूल बनाया जाए। उसके बाद है हमारा काष्ठ वाली इसमें देखिए इसका उदाहरण कौन कौन सा है, तो इधर इसका उदाहरण हो जाएगा ऊर्जा वाली फसलें का तरल जेट्रोफा है, मक्का है, उसके बाद आपका आलू है, उसके बाद टेपियोका है, गन्ना है। इन सारी फसलों को क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, यानी किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है और उसे पेट्रोल के साथ मिला करके ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर काष्ठ वाली फसलें। काष्ठ वाली फसलें बॉडी क्रॉप्स। काष्ठ वाली फसलें मतलब जिनसे काठ प्राप्त होता है। काठ मतलब क्या, काठ मीन्स लकड़ी, जिनसे भी हमें लकड़ी प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काठ वाली फसलें। तो वैसी फसलें जिनसे हमें काठ प्राप्त होती है उसको क्या बोलती है, काष्ठ फसलें। जैसे कि और इसमें इससे क्या क्या यूज हो सकता है, तो इसका बहुत सारा यूज है। जैसे कि आप कुर्सी बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, और भी बहुत सारे फर्नीचर्स बनते हैं, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि सोने में करते हैं, बैठने में करते हैं। उसके बाद है हमारा भवन निर्माण। भवन निर्माण के में भी आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े पॉल की तरह जो है वृक्ष का यूज किया जाता है, जो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं उनका यूज किया जाता है। पहले जमाना में जो इसी प्रकार घर बनाया, भवन निर्माण में बहुत जो है जंगलों की कटाई भी हुई है, तो इसका भवन निर्माण में भी यूज किया जाता है। उसके बाद है ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है। मूल रूप से जब लकड़ियां क्या होती है कि सूख जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका यूज हम लोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। तो जैसे इसमें काष्ठ वाली फसलें में मुख्य रूप से शीशम है, उसके बाद सागवान है, पोपुलस है, उसके बाद गम्हार है। ये सारी जो भी फसलें हैं वो कौन सी है, काष्ठ वाली फसलें, यानी कि जिनसे हमें वुड मिलता है, यानी कि काठ मिलता है। उसके बाद सबसे लास्ट में है आपका हरी खाद की फसल। अब ये हरी खाद क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद डिफिनेशन आप जो भी है लिख लीजिएगा, और ऐसा नहीं कि डिफिनेशन जो बोर्ड पे उसी को लिखना। आप जिस प्रकार से समझ रहे हैं, आप जिस प्रकार से समझे, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप हमेशा स्वतंत्र है, लेकिन जो कंटेंट है, जो मुख्य बातें, सिर्फ वो बदलना नहीं चाहिए। तो हरी खाद क्या होता है कि हरी खाद में मुख्य रूप से दलहनी
फसलों का यूज किया जाता है। दलहनी फसल जब खेत में लगाया जाता है तो क्या करता है कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है 78%, जो 78% हमारा जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वो क्या करता है कि जो दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ों में क्या होते हैं कि छोटे छोटे नोड्यूल्स बने होते हैं, गांठ बने होते हैं, और जिसमें क्या होते हैं राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं। और वही क्या करता है, राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हमारे खेत में स्थिरीकरण करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का। उसके बाद क्या होता है कि ये जब पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता, यानी कि उसका तना जब क्या होता है मुलायम होता है, यानी कि जब उसको पूरा तरीका से परिपक्व नहीं होता, उसके पहले क्या करते हैं हम लोग खेत की जुताई करके उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। अब इसे छोटा रहता है तो इसका तना मुलायम रहता है, तो क्या होता है कि मिट्टी में आसानी से सड़ गल जाता है, आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, और फिर ये क्या करता है खाद का काम करता है। तो ये होता है हरी खाद। तो इसमें हमने क्या लिखा है कि हरी खाद में मुख्य रूप से किसको लगाते हैं, तो हरी खाद में मुख्य रूप से दलहनी पौधा को लगाया जाता है, और दलहनी पौधा में भी मुख्य रूप से हम लोग हैचा लगाते हैं, हरी खाद के रूप में उगाया जाता है। तथा खेत में जब वह छोटा रहता है, यानी कि उसका तना जो है मुलायम रहते हैं, सर्कुलेट रहते हैं, उसी टाइम क्या कर दिया जाता है कि जुताई करके उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है उसी खेत में, और जो क्या करते हैं खाद का कार्य करते हैं। तो ये था हमारा फसलों का वर्गीकरण, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम ये बिहार बोर्ड का जो भी हमारा ये सिलेबस है, उसको जो है ICAR के अकॉर्डिंग जो है ये डिजाइन किया गया। जो भी हमारा 11 का है या हमारा 12 का है, वो उस पूरे किताब को जो है बिहार बोर्ड का जो भी है उसको ICAR के अनुसार जो इसे पूरा डिजाइन किया गया है। अब जब आप BSc में आएंगे तो जो भी हमारा ये बिहार बोर्ड का ये जो बुक क्लास 11 और 12 का कृषि सब्जेक्ट का है, पूरा आपको BSc में पढ़ना। सारा चीज जो भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है, जैसे कि फ्लोरिकल्चर है, सॉइल साइंस है, एनिमल हस्बेंड्री है, पॉलिनिकल्चर है, तो ये सारा आपको क्या करना है कि पूरा BSc में, उसके बाद फार्म मशीनरी में आपका डीजल के बारे में क्लास 11 में दिया हुआ है, तो सब के बारे में जब आप BSc में आएंगे तो आप पढ़ेंगे। तो ये जो और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं BSc लेवल के, जो भी जहां भी ICAR का गवर्न करती है, उसमें इसी के अनुसार आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो ये जो सिलेबस है ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं है, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। जो भी इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप नोट करें और कॉपी में इसे लिखते जाएं। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा बहुत सारी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए, और ये बिहार बोर्ड के लिए तो यूजफुल है। तो आशा करते हैं कि जितने भी पॉइंट हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। जितने भी मैंने ये पॉइंट बताया, अभी कहीं पे आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको कंफ्यूजन है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करें। आपके क्वेश्चनों का उत्तर देने के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा हमारी ओर से। और यदि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।